हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ऊष्मा और ताप के बारे में, यानी कि हीट और टेम्परेचर के बारे में। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा एक ऐसी एनर्जी होती है जो वस्तु के अंदर पाई जाती है और जिससे हमें वस्तु के ठंडे होने का या गर्म होने का एहसास होता है। और इन चीज़ों को मेजर करने के लिए, इनको मापने के लिए हम जिस माप का यूज़ करते हैं उसको हम ताप कहते हैं, यानी टेम्परेचर बोला जाता है। यानी टेम्परेचर से हमें यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। उसके बाद हमने ऊष्मा के मात्रक पढ़े थे, जिसमें हमने कैलोरी, अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट को कवर किया था और उनके बीच के संबंध को भी हमने उसमें पढ़ा था। उसके बाद हमने कवर किया था ताप मापने के पैमाने, यानी टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था। 4 प्रकार के पैमानों से हम टेम्परेचर मापते हैं, जिसमें सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, रोमर पैमाना और केल्विन पैमाना। उसके बाद हमने कुछ तापमापी के बारे में पढ़ा था, जैसे द्रव तापमापी, गैस तापमापी, प्लेटिनम तापमापी, पूर्ण विकिरण तापमापी। उसके बाद हमने विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन कैसे होता है, ऊष्मा का प्रसार कैसे होता है, वो हमने पढ़ा था। ऊष्मा के प्रसार के अलावा ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, यानी ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है, वो विधियाँ हमने देखी थी, जिसमें हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन यानी कि चालन, संवहन और विकिरण के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम ऊष्मा का जो बचा हुआ पार्ट है वो कवर करेंगे। तो फर्स्ट आ जाता है न्यूटन का शीतलन नियम, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। समान अवस्था रहने पर विकिरण के द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी। तो इसलिए किसी वस्तु के ठंडे होने की जो दर है वो किस पे डिपेंड करती है? उस वस्तु का जो टेम्परेचर है और जिस वातावरण में उस वस्तु को रखा गया उसका जो टेम्परेचर है, उन दोनों टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है उसके अनुक्रमानुपाती, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वो जो तापांतर, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो जितना कम होता जाएगा उसके ठंडे होने की जो दर है वो भी कम होती जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है किरचॉफ नियम्स, यानी किरचॉफ्स लॉ भी जिसको बोला जाता है। इसके अनुसार क्या होता है कि अच्छे अवशोषक यानी अच्छे एब्जॉर्बर, अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यानी अच्छे रेडिएटर होते हैं। यानी जो वस्तु जितनी जल्दी गर्म होती है वो वस्तु उतनी जल्दी ठंडी होती है। अंधेरे कमरे में यदि एक काली वस्तु और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु है वो अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी। अतः काली वस्तु जो है अंधेरे में अधिक चमकेगी। इसके पीछे क्या कारण है? हमें पता है कि जो काली वस्तु जो होती है वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए उस पे जो उसको हम जब गर्म करते हैं वो ज़्यादा ऊष्मा अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। जबकि सफ़ेद रंग जो होता है वो हर प्रकार के रंग को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तन करता है, इसलिए वो अपने अंदर ज़्यादा ऊष्मा नहीं अब्जॉर्व कर पाता। जैसे किरचॉफ्स लॉ बताता है कि जो वस्तु जितनी अच्छी एब्जॉर्बर होती है, अवशोषक होती है, वो उतनी अच्छी उत्सर्जक होती है। इसलिए काली वस्तु को जब अंधेरे कमरे में रखा जाता है तो वो जितनी स्पीड से उसने ऊष्मा का अवशोषित किया है उतनी ही स्पीड से वो ऊष्मा का उत्सर्जन करेगी, इसलिए वो अधिक चमकेगी। नेक्स्ट आ जाता है स्टीफन का नियम, यानी स्टीफन्स लॉ क्या होता है? किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता E, यानी कि किसी वस्तु के ऊष्मा को उत्सर्जित करने की जो क्षमता है, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसके परम ताप T के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। यानी हीट एनर्जी जो उत्सर्जित होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ता है हीट एनर्जी उतनी ज़्यादा उत्सर्जित होती है। और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के क्या लगाया गया है? सिग्मा। और सिग्मा को क्या बोला जाता है? नियतांक, जिसको हम स्टीफन नियतांक भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा क्या होती है। अवस्था परिवर्तन क्या होता है? ठोस का द्रव में बदलना और द्रव का गैस में बदलना, ये इसकी अवस्था परिवर्तन कहलाती है। तो निश्चित ताप पर पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? अवस्था परिवर्तन कहलाता है। यानी सॉलिड का लिक्विड में और लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता, यानी उस पदार्थ का जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है। नेक्स्ट आ जाता है त्रिक बिंदु यानी कि ट्रिपल पॉइंट, वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस, तरल और गैस तीनों एक साथ पाई जाती है। ऐसा टेम्परेचर पॉइंट जिस पर तीनों अवस्थाएं
एक साथ पाई जाती है उसे उस वस्तु का त्वरित बिंदु कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है? पानी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट आता है गलनांक। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है और इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। जब कोई ठोस वस्तु द्रव में बदलती है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? गलन क्रिया कहते हैं। ये जिस टेम्परेचर पर होता है, ठोस वस्तु जिस टेम्परेचर पर द्रव में बदलती है वो उस वस्तु का, किस वस्तु का? ठोस वस्तु का गलनांक कहलाते हैं, यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाती है। नेक्स्ट आ जाता है हिमांक। निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है और इसी निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। जब कोई द्रव वस्तु कोई लिक्विड सॉलिड में यानी कि ठोस में बदलती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? हिमीकरण। हिमीकरण यानी कि फ्रोजन। जिस टेम्परेचर पर यह क्रिया होती है उसको कहते हैं हिमांक पॉइंट, हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। और प्राय गलनांक और हिमांक बराबर होते हैं, यानी कि किसी वस्तु के जो मेल्टिंग पॉइंट है और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लगभग सेम होते हैं, क्योंकि उसी टेम्परेचर पर, उसी सेम टेम्परेचर पर वस्तु ठोस से द्रव में बदलती है और उसी टेम्परेचर पर फिर से वस्तु द्रव से ठोस में बदलती है। इसलिए गलनांक और हिमांक हमेशा बराबर होते हैं। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं, जैसे कि बर्फ, उनका गलनांक पॉइंट दाब बढ़ाने पर घटता है और जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं उनका गलनांक पॉइंट जो है दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। यहाँ पे प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट के बीच में रिलेशन बताया गया है। जब कोई ठोस पदार्थ को हम द्रव में बदलते हैं और वो सिकुड़ जाते हैं, यानी उसमें उसका जो आयतन जो है कम हो जाता है, तो ऐसी वस्तु का जो गलनांक है वो प्रेशर यानी कि दाब बढ़ाने पर घट जाता है। जैसे कि यहाँ पे बर्फ़ का एग्जाम्पल दिया है। बर्फ़ को जब हम पानी में बदलते हैं तो उसका आयतन कम हो जाता है और जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैल जाते हैं यानी उनका वॉल्यूम यानी कि आयतन बढ़ जाता है, तो ऐसी वस्तु का गलनांक पॉइंट जो है दाब बढ़ाने पर भी बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाने से गलनांक पॉइंट घट जाता है। जैसे कि बर्फ़ में अगर हम नमक मिला देते हैं तो बर्फ़ का जो गलनांक पॉइंट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है, वो कम हो जाता है, पहले से कम हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वथनांक, जिसको बॉइलिंग पॉइंट भी बोला जाता है। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है और इस निश्चित ताप को द्रव का क्या बोला जाता है? क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। जब हम किसी द्रव को वाष्प में बदलते हैं यानी किसी लिक्विड को हम गैस में बदलते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन क्रिया कहलाती है, यानी वेपराइजेशन कहलाता है। और जिस टेम्परेचर पर यह क्रिया होती है उसे उस द्रव का, उस लिक्विड का क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। नेक्स्ट आ जाता है संघनन। निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। जब वाष्प दोबारा द्रव में बदलता है यानी कि गैस जो है लिक्विड में हम बदलते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है? संघनन यानी कंडेंसेशन। और जिस टेम्परेचर पर यह क्रिया होती है लिक्विफिकेशन पॉइंट कहलाता है। और प्राय जो है क्वथनांक और संघनन ताप समान होते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट दोनों लगभग बराबर होते हैं। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक हमेशा बढ़ता है और दाब घटाने पर क्वथनांक पॉइंट हमेशा घटता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रेशर कुकर में दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे जल की जो गुप्त ऊष्मा है उसका मान बढ़ जाता है, फलस्वरूप खाना जल्दी पक जाता है। हम प्रेशर कुकर का यूज किस लिए करते हैं? ताकि हमारे सब्जी के अंदर जो पानी है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाए। उससे क्या होता है कि जल की जो गुप्त ऊष्मा है उसके अंदर जो ऊष्मा है उसका मान बढ़ जाता है और वो जल्दी से वाष्प में नहीं बदलता, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। इसके विपरीत पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण क्वथनांक घट जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसलिए खाना देरी से पकता है। इसलिए पहाड़ों पर खाना बनाने में दिक्कतें आती हैं। और अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब हम किसी वस्तु की अवस्था चेंज करते हैं यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम उस वस्तु की लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा बोला जाता है। और गुप्त ऊष्मा दो प्रकार से होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। किसी नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है।
जब हम एकांक द्रव्यमान के ठोस को द्रव में बदलते हैं तो उसके लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की जरूरत होती है वो उस ठोस वस्तु की गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम। उसी प्रकार से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा निश्चित ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी कि द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए हम जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो उस द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जैसे यहाँ जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी बताई गई है, 540 कैलोरी पर ग्राम। यदि पदार्थ की गुप्त ऊष्मा L है, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा को किसके द्वारा दर्शाया गया है, L के द्वारा, तो पदार्थ के m द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए जो आवश्यक गुप्त ऊष्मा होगी वो कितनी होगी, Q = m × L। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल पर किलोग्राम। इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। कि वो क्यों होती है, क्योंकि जल की अपेक्षा जो भाप की जो गुप्त ऊष्मा है वो ज़्यादा होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक या सोडा मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर कितना हो जाता है, -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। यानी बर्फ़ के अंदर अगर हम नमक मिला देते हैं तो उसका गलनांक पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। जहाँ उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाना चाहिए था वो कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगा, -22 डिग्री सेल्सियस पर। ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण या फ्रीजिंग मिक्सर कहते हैं। और इस प्रकार जो मिक्सर है, इस प्रकार का जो मिश्रण उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कुल्फी में, आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन। द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। जब जो द्रव होता है, लिक्विड जो होता है, जब वो वेपर में बदलना शुरू हो जाता है, यानी कि वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है, वो वाष्पीकरण कहलाता है। और किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पहले उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण यानी वेपरेशन। नेक्स्ट आ जाता है प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर। प्रशीतक में वाष्पीकरण के द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है और तांबे की एक वाष्प कुंडली में द्रव में फ्रीओन भरा रहता है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता है। कहने का मतलब है कि जो फ्रिज होता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें कूलिंग किस क्रिया के द्वारा होती है, वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा। और ये वाष्पीकरण क्रिया कैसे होती है, उसमें एक तांबे की लंबी रोड होती है जिसको कुंडली बोला जाता है और उसमें कौन सा पदार्थ भरा जाता है, फ्रीओन भरा जाता है, जो क्या करता है, फ्रिज के अंदर कूलिंग बनाता है यानी ठंडक उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आ जाता है अपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये क्या होता है, किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा के अनुपात को अपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं यानी रिलेटिव डेंस ह्यूमिडिटी बोला जाता है। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी क्या होती है, किसी स्थान पर वायु के अंदर जो उपस्थित जल वाष्प की मात्रा है उस स्थान की ह्यूमिडिटी बोला जाता है। जब हम इसको वायु की संतृप्त करने की जल वाष्प की मात्रा के साथ डिवाइड कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं अपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव वर्ड जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे दो चीज़ें डिवाइड में की जाती है। न्यूमरेटर में वो चीज़ रखी जाती है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं और नीचे होती है स्टैंडर्ड वैल्यू यानी फिक्स्ड वैल्यू। और इस अनुपात को हम 100 से गुना करते हैं क्योंकि अपेक्षिक आर्द्रता को हम किस में व्यक्त करते हैं, प्रतिशत में। ये इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी अपेक्षिक आर्द्रता को हम किस में व्यक्त करते हैं, प्रतिशत में, परसेंट में। इसमें कोई इकाई नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं होती। जैसे हम सीधा बोल देते हैं ह्यूमिडिटी कितनी है, 80%, 70%, 60%। और अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको क्या बोला जाता है, हाइग्रोमीटर। नियत जल वाष्प पर ताप बढ़ाने पर अपेक्षिक आर्द्रता घट जाती है और ओस बढ़ने के लिए 100% अपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। यानी जब ओस पड़ती है तो वहाँ पे अपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है, 100%। नेक्स्ट आ जाता है वातानुकूल यानी एयर कंडीशनिंग। सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य व अनुकूल जलवायु के लिए निम्न परिस्थितियाँ होनी चाहिए। ये वो क्या होती है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड माना जाता है। अपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 60% से लेकर 65% के बीच की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसको आइडियल माना जाता है। और वायु गति या विंड वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0.75 मीटर पर मिनट से लेकर 2.5 मीटर पर मिनट तक।
ये तीनों स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसमें एक मनुष्य जो है आराम से जी सकता है। नेक्स्ट आ जाता है ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मा के गति करने की क्रिया को ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, जिसमें पहला आ जाता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में व्यय की जाती है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, जिससे निकाय का ताप बढ़ जाता है, और बाह्य कार्य करने में। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, जिसका क्या मतलब होता है कि ऊर्जा ना तो पैदा की जाती है और ना ही नष्ट की जाती है, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र किया जाता है। उसी प्रकार से ऊष्मा भी कार्य करती है। ऊष्मा का जो खर्च है वो दो प्रकार से होता है। एक तो निकाय, यानी निकाय क्या होता है, एक सिस्टम होता है जो चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा होता है। ऊष्मा का कार्य है या तो आंतरिक ऊर्जा यानी उसकी इंटरनल एनर्जी है, उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है, या फिर उस सिस्टम का हम बाह्य कार्यों के यूज करने में ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है समतापी प्रक्रम यानी आइसोथर्मल प्रोसेस। समतापी यानी समान टेम्परेचर। जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी क्रिया में स्थिर रहे तो उस परिवर्तन को समतापी परिवर्तन कहते हैं। यानी किसी सिस्टम में हम कुछ चेंज करते हैं, उसका किसी कार्य में उपयोग किया जाता है, और उस वस्तु का, उस निकाय का, उस सिस्टम का जो तापमान है उस पूरी प्रक्रिया में एक जैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन उस वस्तु में होता है उसे हम क्या कहते हैं, समतापी परिवर्तन। नेक्स्ट आ जाता है रुडोसम प्रक्रम यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस। यदि किसी निकाय में, किसी सिस्टम में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय न तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और न ही कोई ऊष्मा ले, तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, रुडोसम परिवर्तन कहते हैं। यानी किसी सिस्टम से जब कोई कार्य लिया जाता है वो ना तो ऊष्मा उत्सर्जित करता है और ना ही ऊष्मा का अवशोषण करता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन जब किसी वस्तु में होता है तो उसको क्या कहा जाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस यानी रुडोसम प्रक्रम। कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाता है, जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। ड्राई आइस किससे बनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से, और ये किस कारण होता है, रुडोसम परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट हमारा जाता है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता। थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है उससे हमें ऊष्मा के यानी हीट के प्रवाहित होने की दिशा नहीं पता चलती। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। इस नियम को दो कथनों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम हमें क्या बताता है, ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को बताता है, और ये दो स्टेटमेंट यानी दो कथनों के द्वारा बताया गया है। पहला कथन केल्विन का कथन है और दूसरा किसका है, क्लासियस का। केल्विन के कथन के अनुसार क्या पता चलता है कि ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है, यानी कि ऊष्मा को हम पूर्ण रूप से कार्य में यूज नहीं कर सकते। और क्लासियस के नियम के अनुसार क्या बताता है, ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। ऊष्मा यानी कि हीट जो है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित हो सकती है, लेकिन ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो ये थे हमारे ऊष्मागतिकी के दोनों नियम। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और हमारा जो ऊष्मा का जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर आपकी समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। अगर आपकी वीडियो समझ में आई है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। और साथ के साथ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अपने कंपटीशन एग्ज़ाम के अच्छे तैयारी करिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।